नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिस्ट्री चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लोधी वंश से संबंधित। और जो लोधी काल था उससे संबंधित जितने भी शासक हुए, जो महत्वपूर्ण शासक तीन थे, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, उन तीनों के बारे में आज हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो शुरू करते हैं लोधी वंश। तो दोस्तों, अगर लोधी वंश की बात करें तो सबसे पहले इसके कार्यकाल को जानते हैं। इसका कार्यकाल जो था 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक लोधी वंश का काल रहा था। इस समय लोधी वंश स्थापित था 1451 से 1526 ईस्वी। और हम जानते हैं दोस्तों कि 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी, जो लोधी वंश का अंतिम शासक था, उसके बीच जो है पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और उसमें बाद में मुगल सत्ता स्थापित हो जाती है। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध है उसके बारे में दोस्तों मैंने वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। तो अगर लोधी वंश की बात करते हैं हम, तो लोधी जो थे वह गिलबाई कबीले के, दोस्तों एक गिलबाई कबीला था, उसकी शाखा थी, उस शाखा का नाम था साहू खेल शाखा। गिलबाई कबीले की जो साहूखेल शाखा थी उसके वे अफगान थे। और पूछा जाए कि लोधी कौन थे, तो गिलबाई जो कबीला था उसके साहूखेल शाखा के ये अफगान थे। और यही जो था प्रथम अफगान वंश था। प्रथम अफगान वंश। इसके अलावा और अगर हम देखें तो ये जो लोधी थे मूलतः घोड़े के व्यापारी थे। पूछा जा सकता है मूलतः क्या थे, तो मूलतः ये घोड़े के व्यापारी थे, घोड़ों का व्यापार करते थे। मूलतः ये घोड़ों के व्यापारी थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें तीन शासक थे। लोधी वंश में तीन शासक थे। दोस्तों ये टॉपिक जो लोधी वंश है बिल्कुल छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम तीनों शासकों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहले जो अगर क्रम से पूछा जाए तो बहलोल लोधी, और इनके बाद सिकंदर लोधी, और तीसरे जो थे इब्राहिम लोधी। तो बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी का जो कार्यकाल था वह 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक था। और सिकंदर लोधी का जो है 1489 ईस्वी से 1517 तक। और इनका जो इब्राहिम लोधी है 1517 से लेकर 1526 ईस्वी। तो यह इनका कार्यकाल रहता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बहलोल लोधी। बहलोल लोधी कार्यकाल 1451 से 1489 ईस्वी। तो इनके बारे में सबसे पहले प्रमुख तथ्य है कि प्रथम अफगान वंश के संस्थापक बहलोल लोधी को ही माना जाता है। प्रथम अफगान वंश का संस्थापक। इसके अलावा बहलोल लोधी जो थे वह लगभग, यानी कि दिल्ली सल्तनत में अगर माना जाए तो सबसे लंबा शासनकाल जो था बहलोल लोधी का था। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासनकाल। तो यहाँ अगर हम देखें तो 1451 से लेकर 1489 ईस्वी लगभग जो है 38 वर्ष इसका शासन रहा। तो दिल्ली सल्तनत का जो सबसे लंबा शासनकाल अगर पूछा जाए तो वह बहलोल लोधी का होगा। और जो मोहम्मद शाह थे, जो सैयद वंश के मोहम्मद शाह, वह इस बहलोल लोधी को इसे प्रिय पुत्र कहते थे। मोहम्मद शाह इसे प्रिय पुत्र कहते थे। और इसके अलावा इसी मोहम्मद शाह ने इसको बहलोल लोधी को खाने खाना की उपाधि दी थी।
अगर उपाधि की बात की जाए तो खाना की उपाधि मोहम्मद शाह जो था उसके द्वारा दी गई थी। इसके अलावा जो बहलोल लोदी उसको प्रियपुत्र यह कहता था। और इसी बहलोल लोदी का जो राजत्व का सिद्धांत था दोस्तों, वह राजत्व का जो सिद्धांत था इसका, वह समानता और बंधुत्व पर आधारित था। समानता व बंधुत्व। पूछा जाता है कि लोदी वंश के किस सुल्तान का जो राजत्व का सिद्धांत है वह समानता और बंधुत्व पर आधारित था, तो वह बहलोल लोदी का था। और यह जो कथन कहा गया है कि बहलोल लोदी का राजत्व का सिद्धांत समानता और बंधुत्व पर आधारित था, तो यह कहा गया है आर.पी. त्रिपाठी द्वारा। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है तो आर.पी. जो त्रिपाठी है उनके द्वारा यह कथन कहा गया है। और यहाँ पर समानता या बंधुत्व से आशय वही है कि कबीला शाखा जो होती थी उसकी मूल भावना का यह प्रतिनिधित्व करता था। यानी कि जो कबीले में सभी को समान समझा जाता है और सभी को समान लेकर जो चला जाता है, साथ लेकर चला जाता है, तो उसी सिद्धांत पर यह बहलोल लोदी का राजत्व का सिद्धांत आधारित था। इसके अलावा और देखते हैं इसमें आगे। यह बहलोल लोदी जो था दोस्तों कभी गद्दी पर नहीं बैठा। यानी ये शासक तो बना लेकिन कभी भी गद्दी पर नहीं बैठा। एक इम्पोर्टेंट तथ्य है इसके बारे में। और यह क्या करता था, हमेशा कालीन पर बैठकर ही शासन किया करता था। यानी कभी भी ये सुल्तान की गद्दी पर नहीं बैठा, सुल्तान की गद्दी पर नहीं बैठा और कालीन पर बैठकर शासन करता था। हमेशा कालीन पर बैठकर शासन। तो बहलोल लोदी द्वारा कभी भी गद्दी पर नहीं बैठा गया, सुल्तान की गद्दी पर। और इसके अलावा यह जो था कालीन पर बैठकर इसने शासन किया। और इसी को जो है अमीर जो होते थे, अमीर वर्ग जो थे, अमीर अपने घर से भोजन व घोड़े ला कर देते थे। तो अमीर वर्ग जो था अपने घर से बहलोल लोदी को भोजन और घोड़े लाकर देता था। इसके अलावा इसी बहलोल लोदी ने एक चांदी का सिक्का चलाया, एक सिक्का चलाया चांदी का। बहलोल लोदी द्वारा चांदी का एक सिक्का चलाया गया और यही सिक्का जो है अकबर के शासनकाल तक चला था। और इस सिक्के का नाम था दोस्तों बहलोली सिक्का। बहलोली सिक्का। और यह अकबर के शासनकाल तक चलता रहा, अकबर के काल तक चला। इसके अलावा और अगर हम देखें तो इसने कभी भी अंगरक्षक नहीं रखे, कभी भी अंगरक्षक जो है नहीं रखे। तो बहलोल लोदी ने कभी अपने अंगरक्षक नहीं रखे थे। इसके अलावा इसने एक विजय की थी, जौनपुर की विजय। और यह की थी इसने 1584 ईस्वी में। 1584 ईस्वी में जौनपुर की विजय के दौरान इसने, एक शासक था सरकी शासक हुसैन शाह, सरकी शासक हुसैन शाह को इसने पराजित किया। पूछा जाता है कि बहलोल लोदी द्वारा जौनपुर की विजय के दौरान किस शासक को पराजित किया गया, तो सरकी शासक जो था हुसैन शाह उसको पराजित किया और जौनपुर को जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया। जौनपुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया, यानी साम्राज्य में जौनपुर का विलय कर लिया। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एक अब्बास का शेरवानी द्वारा एक कथन कहा गया है, यानी अगर स्टेटमेंट अगर हम देखें तो अब्बास का शेरवानी का कथन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि पूर्वी अफगानिस्तान से
पूर्वी अफगानिस्तान से टिड्डी दल, यानी सेना को कहा गया टिड्डी दल की तरह पूर्वी अफगानिस्तान से अफगान टिड्डी दल की तरह भारत आए, यानी बड़ी संख्या में, और इन्हीं की मदद से जीता। इन्हीं की मदद से जीता। तो यह कथन अब्बास का शेरवानी का है। और अब हम देखते हैं इसके आगे। दोस्तों कुछ शासक ऐसे थे जिनमें बहलोल लोदी का भी नाम आता है। तो वो 2 बार राज्याभिषेक कराने वाले कुछ शासक देखते हैं भारतीय इतिहास में जिनका नाम आता है कि जिनके दो बार जो है राज्याभिषेक हुए थे। 2 बार राज्याभिषेक। तो जिन जिन शासकों का होता है 2 बार राज्याभिषेक, तो एक फिरोज तुगलक, इसके अलावा जो हम पढ़ रहे हैं बहलोल लोदी भी है, बहलोल लोदी। इसके अलावा इब्राहिम लोदी ने भी 2 बार राज्याभिषेक कराया, इब्राहिम लोदी। इसके अलावा अगर हम देखें तो शेरशाह सूरी, औरंगजेब और शिवाजी। दोस्तों फिरोजशाह तुगलक, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, औरंगजेब और शिवाजी, इन जो भारतीय इतिहास के ये महान जो शासक थे इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। और अब हम महान शासक जो लोदी वंश के सिकंदर लोदी जो है सबसे महत्वपूर्ण शासक, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले लोदी वंश का महत्वपूर्ण शासक कार्यकाल की अगर बात करें तो इसका जो काल था वह 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक इसका काल रहा। बचपन का नाम अगर देखें तो बचपन का नाम जो था वह निजाम था। बचपन का नाम निजाम था। और यह जो सिकंदर लोदी वह हिंदू माँ से उत्पन्न, पूछा जाता है ये भी, इसकी जो माँ थी वह हिंदू थी। माँ जो थी वह हिंदू थी, हिंदू माँ से उत्पन्न। और यह जो थी वह सुनार की बेटी थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो यह असहिष्णु शासक था। यानी कट्टर शासक था। इसका जो स्वभाव था काफ़ी कट्टर था। कभी भी यह जो सिकंदर लोदी वह दाढ़ी नहीं रखता था। इसके अलावा यह जो था शहनाई बजाने का शौकीन था। शहनाई बजाने का शौकीन। तो इसके व्यक्तित्व में कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने देखी। बचपन का नाम निजाम, हिंदू माँ से उत्पन्न, सुनार की बेटी थी यह, और असहिष्णु शासक था यानी कट्टर शासक था, और शहनाई बजाने का यह शौकीन था। अब इसके जो सिकंदर लोदी के हैं वह राजनीतिक पक्ष देखते हैं। इसका राजनीतिक पक्ष अगर हम देखें तो इसका राजत्व का जो सिद्धांत था वह बहलोल लोदी के अनुसार जो था उसके जैसा नहीं था। राजत्व का जो इसका सिद्धांत था वह समानता पर आधारित न होकर तुर्की राजत्व पर आधारित था। तुर्की राजत्व पर आधारित, यानी इसका जो सिद्धांत था वह श्रेष्ठता पर आधारित था। और इसी के अंतर्गत यह जो था उसने ऊंचा सिंहासन बनवाया और उसी पर बैठता था। जैसे बहलोल लोदी जो था वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठा, कालीन पर बैठकर शासन करता था, लेकिन उसके विपरीत यह जो सिकंदर लोदी था इसने ऊंचा सिंहासन बनवाया और उसी पर बैठता था। और इसने कहा है, यानी कि यह कहा करता था कि अगर मैं अपने दास को पालकी पर बैठा दूं तो मेरे अमीर जो है उसे कंधा पर लेकर जाएंगे। इसका स्टेटमेंट है, पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, कि मैं अगर अपने दास को पालकी में बैठा दूं, पालकी पर बैठा दूं तो मेरे अमीर उसे कंधे पर लेकर आएंगे। यह
सिकंदर लोदी का एक स्टेटमेंट है। इसके अलावा दोस्तों इसने जो है अमीरों की जो गबन संपत्ति थी उस पर कब्जा किया और अमीरों द्वारा जो गबन की गई संपत्ति पर कब्जा करके और उनको दंड भी दिया इसने। इसके अलावा ये कहा करता था कि जो इसके फरमान, यानी कि ये बोलता था, इसका कथन था कि मेरे फरमान को 6 मील आगे बढ़कर सभी प्राप्त करते हैं और अपने सिर पर ले जो है रख कर ले जाते हैं, और जब फरमान पढ़ा जाता है तो सब खड़े रहते हैं। ये इसके द्वारा एक कथन दिया गया था कि मेरे फरमान को 6 मील आगे बढ़कर सभी प्राप्त करते हैं तथा अपने सिर पर ले जाते हैं। यह एक स्टेटमेंट है सिकंदर लोदी का, अपने सिर पर ले जाते हैं और जब फरमान पढ़ा जाता है, इसके अलावा आगे ये कहता था जब फरमान पढ़ा जाता है तो सब खड़े रहते हैं। तो यह 2 इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट थे सिकंदर लोदी के बारे में जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो सिकंदर लोदी का अन्य अगर हम कार्य देखें तो यह प्रत्येक 6 माह पर योग्य व्यक्तियों की सूची बनवाता था, यानी प्रत्येक 6 माह के दौरान योग्य व्यक्तियों की सूची, यानी योग्य व्यक्तियों की सूचियां तैयार करवाता था कि कौन कौन से जो उसके राज्य में योग्य व्यक्ति हैं उनकी सूचियां तैयार कराता था। इसके अलावा इसकी जो अगर हम देखें तो इसकी गुप्तचर जो प्रणाली थी वह सल्तनत काल में सबसे सक्रिय प्रणाली थी और ये खुद भी जो है वेश बदलकर निकलता था। तो इसकी गुप्तचर प्रणाली जो थी वह सबसे सक्रिय थी। इसकी गुप्तचर प्रणाली सबसे सक्रिय थी सल्तनत काल में। सल्तनत काल में सबसे सक्रिय पूछा जाए कि सल्तनत काल में सबसे सक्रिय गुप्तचर प्रणाली किसकी थी, तो सिकंदर लोदी की थी। और कहा जाता है कि इसने भूत प्रेतों को गुप्तचर रखा, यानी इतनी सक्रिय थी। पूछा जाता है ये कि भूत प्रेतों को गुप्तचर किसकी प्रणाली को कहा जाता है या किसकी गुप्तचर प्रणाली को कहा जाता है, तो सिकंदर लोदी की प्रणाली को कहा जाता है। इसके अलावा यह स्वयं भी जो वेश बदलकर निकलता था, स्वयं भी जो है भेष बदलकर यह निकलता था। इसके अलावा इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, 1504 ईस्वी में इसने एक महत्वपूर्ण नगर की स्थापना की थी। यह भी डेट इम्पोर्टेंट है, 1504। पूछा जाता है आगरा की इसने स्थापना की। आगरा शहर की स्थापना करने वाला सिकंदर लोदी ही था। तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की। और इसके अलावा नेक्स्ट जो अगले साल नहीं, उसके भी अगले साल 1506 और 7 में इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया, यानी 1506-7 में इसने आगरा को राजधानी बनाया। 4 में स्थापना की और 6-7 में इसको राजधानी बना दिया। और इसका जो कारण था, महत्वपूर्ण कारण आगरा को राजधानी बनाने का, अगर हम यहाँ देखें तो यह जो था राजपूतों पर नियंत्रण रखना चाहता था, दोआब पर नियंत्रण रखना था, जो गंगा यमुना का जो क्षेत्र था दोआब, उस पर नियंत्रण रखना चाहता था। इसके अलावा जो व्यापारिक मार्ग था उस पर भी यह नियंत्रण रखना चाहता था। तो धार्मिक पक्ष देखते हैं। धार्मिक पक्ष को हम 2 भागों में बांट देते हैं कि हिंदुओं के लिए क्या और मुस्लिम के लिए क्या। तो दोस्तों हिंदुओं में इसने जो किया वह पुनः जजिया कर लगाया, पुनः जजिया कर लगाया। इसके अलावा थानेश्वर में इसने पूजा बंद करवा दी। यानी और इसके अलावा थानेश्वर में पूजा बंद करा दी और मेले पर भी रोक लगा दी। यहीं पर जो मेला भरता था वहाँ उस पर रोक लगा दी। इसके अलावा गंगा स्नान पर रोक लगा दी।
यानी जजिया कर लगाया, थानेश्वर पर पूजा बंद करा दी, मेले पर रोक लगाई, गंगा स्नान पर रोक लगाई। मथुरा, नरवर, चंदेरी, यहाँ पर इसने जो है मंदिर तोड़े। इसके अलावा सिकंदर लोदी ने जो है, एक इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये पूछा जाता है कि जो ज्वालामुखी माता का मंदिर है, जो ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति, इस मंदिर की मूर्ति को इसने तोड़कर उसके टुकड़े जो है मांस तोलने वाले कसाई को दिए। उसके जो टुकड़े हैं मांस तोलने वाले कसाई को दिए। इंपॉर्टेंट तथ्य ये पूछा जाता है कि ज्वालामुखी जो मंदिर था उसको किसने तोड़ा, तो उसकी मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े मांस तोलने वाले कसाईयों को दिए सिकंदर लोदी ने। अगर इधर हम देखें मुस्लिम पक्ष में, तो यहाँ पर इसने पीरों फकीरों की मज़ार में महिलाओं को जाने से रोका। पीरों फकीरों की मज़ार पर महिलाओं के प्रवेश पर रोक। और इसके अलावा और अगर हम देखें तो इसने ताजिए पर प्रतिबंध लगवाए। ताजिए पर प्रतिबंध, ताजिए जो निकलते हैं उस पर प्रतिबंध लगवाया। मुहर्रम मनाने पर रोक लगाई। मुहर्रम ताजिए तो मुहर्रम पर रोक। इसके अलावा एक बहराइच में दोस्तों शेर सालार मसूद गाजी की दरगाह है, वहाँ पर होने वाले उत्सव पर भी इसने रोक लगाई। ये तीनों इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। ताजिए पर प्रतिबंध, मुहर्रम पर रोक। इसके अलावा बहराइच में एक दरगाह है सैयद सालार मसूद गाजी, सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह, यहाँ पर जो उत्सव होता था उस पर इसने रोक लगाई कि उत्सव पर रोक। तो पीरों की मज़ार पर महिलाओं के प्रवेश पर रोक, ताजिए पर प्रतिबंध, मुहर्रम रोक, और बहराइच सैयद सालार जो मसूद गाजी थे उनकी दरगाह पर इसने उत्सव जो होता था उस पर रोक लगाई। इसके अलावा और देखते हैं कुछ पॉइंट। शीतला माता, जिन्हें चेचक की देवी कहा जाता है, इनकी पूजा पर रोक। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत पर जो है, दिल्ली सल्तनत में पहली बार उलेमाओं ने हिंदुओं के विरुद्ध अत्याचार रोकने के लिए सुल्तान को कहा था। यानी इतना अत्याचारी, इतना कट्टर था कि इसको रोकने के लिए प्रथम बार उलेमाओं ने उससे प्रार्थना की थी। और अगर हम देखें इसके कुछ अच्छे कार्य देखते हैं, यह हमने नेगेटिव पक्ष देखे, इसके कुछ अच्छे देखते हैं कार्य। तो 500 जो कैदियों के साथ जैन संत जिनका नाम था हंस सूरी की प्रार्थना सुनी। तो जैन संत हंस सूरी की इसने प्रार्थना सुनी। इसके अलावा इसी के कारण इनकी प्रार्थना सुनी इनके लिए, तो इसी के कारण इनके कहने पर प्रार्थना सुनने के बाद में इसने जो है उनको कैदियों को मुक्त कर दिया। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट है जैन संत जम्बू जी, इनको इसने भूदान दिया, यानी ज़मीन दान में दी थी। यह हो गया सिकंदर लोदी का धार्मिक पक्ष। अब इसके आर्थिक पक्ष देखते हैं। तो सिकंदर लोदी द्वारा जो है तांबे का सिक्का चलाया गया, टंका नामक तांबे का सिक्का चलाया इसने। इसके अलावा भूमि के, सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, भूमि के मापन के लिए यहाँ से सवाल पूछा जाता है। भूमि के मापन के लिए इसने
गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया। गज ए सिकंदरी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। गज ए सिकंदरी किसने चलाया था? तो सिकंदर लोदी द्वारा भूमि के मापन के लिए इसका प्रचलन किया गया। और यह जो था गज ए सिकंदरी, यह अकबर के काल तक चला था, अकबर के समय तक चला। गज ए सिकंदरी पूछा जाए तो सिकंदर लोदी द्वारा चलाया गया भूमि के मापन के लिए। और इसी अकबर के समय तक चला। और अकबर ने जो क्या किया बाद में 1586 ईस्वी में, अकबर ने 1586 ईस्वी में इसकी जगह, गज ए सिकंदरी की जगह गज ए इलाही, गज ए इलाही का प्रचलन किया। यानी इसने गज ए सिकंदरी को हटा के इसकी जगह गज ए इलाही का प्रचलन किया। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है, कई एग्जामों में आया हुआ है, कि इसका अनुपात पूछा जाता है गज ए सिकंदरी और गज ए इलाही का। तो गज ए सिकंदरी और गज ए इलाही, इन दोनों का अनुपात पूछा जाता है। तो गज ए सिकंदरी का जो अनुपात था वह 39 अनुपात, इन दोनों का अनुपात होता है 39 अनुपात 41। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि गज ए सिकंदरी और गज ए इलाही का अनुपात बताइए। तो 39 अनुपात 41 इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसका जो सिकंदर लोदी के आर्थिक पक्ष के अंतर्गत हम देखें तो एक इम्पोर्टेंट कार्य किया गया था, इसने लेखा परीक्षक प्रणाली की शुरुआत की। लेखा परीक्षक प्रणाली की शुरुआत, लेखा परीक्षक प्रणाली की शुरुआत की। अलावा जो दोस्तों इससे अनाज पर 3 तरह के कर उस समय लगे थे, चुगी कर, मंडी कर और अनाज पर जकात कर, इनको खत्म किए। और अगर कहा जाए तो सबसे सस्ता अनाज जो था इसी के समय था। तो एक पॉइंट और देख लेते हैं, सबसे सस्ता अनाज, सस्ता अनाज यह सिकंदर लोदी के समय ही था। अब सिकंदर लोदी का आर्थिक पक्ष के बाद में हम इसके को साहित्यिक पक्ष देखते हैं, क्या साहित्यिक पक्ष रहा था, उसके बाद स्थापत्य देखेंगे। तो इसकी कुछ साहित्यिक उपलब्धियां देखते हैं। तो सिकंदर लोदी जो था, यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल आ रहा है दोस्तों, गुलरुखी नाम से, गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। तो यह जो था गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। और गुलरुखी का मतलब होता है दोस्तों सुनहरा चेहरा। गुलरुखी का मतलब होता है सुनहरा चेहरा। ये स्वयं गुलरुखी के नाम से कविता लिखता था। इसके अलावा इसने एक अनुवाद विभाग बनवाया। और इसी अनुवाद विभाग में जो है एक 2 ग्रंथ लिखे थे। एक का नाम था लज्जत ए सिकंदरी और एक था इसमें फहरंगे, या हम कहें तो तिब्बते सिकंदरी, तिब्बते सिकंदरी। यह 2 ग्रंथ है, जिसमें लज्जत सिकंदरी जो था वह संगीत पर ग्रंथ था। यानी इस अनुवाद विभाग के अंतर्गत ये लिखे गए लज्जत सिकंदरी, यह संगीत पर ग्रंथ था। और यह फहरंगे, या यह जो लिखा गया था मीर भुआ द्वारा लिखा गया था, मीर भुआ द्वारा। मीर भुआ यह वजीर था सिकंदर लोदी का, इसके द्वारा फहरंगे या तिब्बती सिकंदरी लिखा गया। और यह जो था यह आयुर्वेद पर ग्रंथ था। तिब्बती सिकंदरी या फहरंगे जो था आयुर्वेद पर ग्रंथ था। और इसी के द्वारा मीर बुआ द्वारा अगर हम देखें तो यूनानी औषधियों पर भी इसके द्वारा रोक लगाई गई थी। इसने उस पर औषधि पर रोक लगा के यह आयुर्वेद पर ग्रंथ लिखा, फहरंगे या तिब्बती सिकंदरी। इसके अलावा सिकंदर लोदी ने जो है मथुरा, आगरा और मारवाड़ में मदरसा बनवाए। मथुरा,
आगरा और मारवाड़, यहाँ पर इसने मदरसे बनवाए। इसके अलावा फारसी शिक्षा के लिए इसने मस्जिद को सरकारी नियंत्रण में लिया। फारसी शिक्षा के लिए यानी फारसी शिक्षा देने के लिए मस्जिदों को सरकारी नियंत्रण में लिया। और तुलुम्बा से जो है इसने शेख अब्दुल्ला, शेख अजीमुल्ला को बुलवाया। इस फारसी शिक्षा के लिए इसने क्या किया, एक जगह थी दोस्तों तुलुम्बा, यहाँ से शेख अब्दुल्ला और एक और था शेख अजीमुल्ला। शेख अब्दुल्ला और शेख अजीमुल्ला को बुलवाया। इसके अलावा और अगर हम देखें तो 70 विद्वानों को ये जो था शाम को सोने के समय विचार विमर्श करता था, 70 विद्वानों के साथ विचार विमर्श करता था। इसके अलावा यह जो था सिकंदर लोदी कपड़े और बिस्तर का प्रयोग करने के बाद उससे नीलाम कर देता था और उससे जो प्राप्त आय होती थी या धन प्राप्त होता था उससे गरीब मुस्लिम कन्याओं की शादी करता था। इसके अलावा इसने जो है अनाथों और जो बच्चे थे उनको अनाथ और गरीब जो थे उनको मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। अनाथ व गरीबों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था। इसके अलावा दोस्तों सूफी संत समाउद्दीन जो थे इनसे पर इसने प्रार्थना की कि वह खुद को यानी सिकंदर लोदी को यानी कि मुझे वर्ण विन्यास और छंद शास्त्र वर्ण विन्यास और छंद शास्त्र की शिक्षा दे। तो यह सिकंदर लोदी के हमने जो है कुछ साहित्यिक पक्ष देखे जिनमें गुलरुखी नाम से एक कविता लिखता था। उसका मतलब गुलरुखी का मतलब होता कई बार पूछा गया है सुनहरा चेहरा, या ऐसा सवाल आता है दोस्तों कि कौन जो था स्वयं गुलरुखी नाम से कविता लिखता था, तो लोदी वंश का ये शासक था सिकंदर लोदी। इसके अलावा इसने जो है अनुवाद विभाग बनवाया जिसमें लज्जत सिकंदरी जो था संगीत पर ग्रंथ था। इसके अलावा मीर बुआ जो इसका वजीर था उसके द्वारा फरंगे या तिब्बत सिकंदरी जो आयुर्वेद पर ग्रंथ था वह लिखा गया। इसके अलावा इसने मथुरा, आगरा, मारवाड़ में मदरसे बनवाए। फारसी शिक्षा के लिए इसने जो मस्जिदें थी उनको सरकारी नियंत्रण में ले लिया। और इसके अलावा तुलुम्बा से इसी फारसी शिक्षा के लिए तुलुम्बा एक जगह थी जहाँ से शेख अजीमुल्ला और शेख अब्दुल्ला को बुलवाया। इसके अलावा ये जो रात को सोने के समय विद्वानों से विचार विमर्श करता था यानी 70 विद्वानों से विचार विमर्श करता था। उसके अलावा जो ये कपड़ा और बिस्तर यूज़ में लेता था उसको बाद में नीलाम कर देता था और वहाँ से जो धन प्राप्त होता था उससे गरीब मुस्लिम कन्याएं जो थे उनकी शादी करता था। इसके अलावा अनाथ व गरीबों के लिए इसने मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। सूफी संत समाउद्दीन से इसने प्रार्थना की कि वह उनसे जो वर्ण विन्यास और छंद शास्त्र की शिक्षा दे। अब देखते हैं सिकंदर लोदी द्वारा स्थापत्य के क्षेत्र में क्या उपलब्धियाँ थी। तो इसने दिल्ली में जो कार्य किए, इसने दिल्ली में बहलोल लोदी का मकबरा बनवाया। बहलोल लोदी का मकबरा बनवाया दिल्ली में। इसके अलावा एक प्रसिद्ध मस्जिद है दोस्तों मोट मस्जिद जिसका सवाल पूछा जाता है। तो इसी मोट मस्जिद का जो है इसने मीर बुआ द्वारा मोट मस्जिद बनवाई। इसका जो वजीर था मीर बुआ, इसके द्वारा जो है दोस्तों मोट मस्जिद बनवाई गई और इसे जो है पंचमुखी मस्जिद भी कहते हैं। इसी मस्जिद को पंचमुखी मस्जिद भी कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है मोट मस्जिद मीर बुआ द्वारा बनवाई गई। इसके अलावा आगरा के निकट इसने सिकंदरा गांव की स्थापना करवाई। आगरा के निकट सिकंदरा गांव, सिकंदरा गांव बनवाया।
और इसी सिकंदरा गांव का जो है बाद में अकबर ने नाम बहिस्ताबाद कर दिया था। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद, अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद कर दिया। 1504 ईस्वी में हमने देखा था, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना, हमने ये देख लिया था। आगरा शहर की स्थापना 1506-7 में इसको राजधानी बनाया आगरा को। 1506-7 ईस्वी में इसको राजधानी बनवाया। और अगर हम देखें तो यह मोट मस्जिद हमने देखी मीर बुआ द्वारा बनवाई गई, इसको पंचमुखी मस्जिद भी कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये मोट मस्जिद का कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों इसी मोट मस्जिद को लेकर एक कथन है, इम्पोर्टेंट है। मार्शल द्वारा कहा गया कि लोधी कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना मोट मस्जिद है। यह मार्शल द्वारा कहा गया कथन है कि लोधी कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना जो है मोट मस्जिद है। और अब सिकंदर लोधी की जो 1517 में दोस्तों मृत्यु हो जाती है गले की बीमारी के कारण, गले की बीमारी से मृत्यु। सिकंदर लोधी की 1517 में गले की बीमारी से मृत्यु हो जाती है। अब हम देखते हैं लास्ट और छोटा सा जो टॉपिक हमारा बचा है, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी कार्यकाल जो था 1517 और 1517 से लेकर 1526 जो हमने देखा पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद जो मुगल शासन की मुगल जो है साम्राज्य की स्थापना की जाती है बाबर द्वारा। तो इसका जो इम्पोर्टेंट अगर हम देखें तो इसमें इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, 2 बार राज्याभिषेक। इसके अलावा खातौली का युद्ध लड़ा गया इसके और राणा सांगा के बीच, खातौली का युद्ध, इसको घटोली का युद्ध भी कहते हैं। यह हुआ था 1518 में। और इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच, एक तरफ इब्राहिम लोधी और एक तरफ राणा सांगा, इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ। राणा सांगा की इसमें विजय होती है, इब्राहिम लोधी की इसमें हार होती है। इसके अलावा पानीपत का प्रथम युद्ध, यह होता है 1526 ईस्वी में। एक तरफ जो है बाबर और एक तरफ इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी की इसमें हार होती है और बाबर की इसमें विजय होती है। युद्ध क्षेत्र में इब्राहिम लोधी मारा जाता है और पानीपत में ही इसका मकबरा बना दिया जाता है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में आप वीडियो जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं, पूरा एक डिटेल में वीडियो पानीपत के प्रथम युद्ध को लेकर बनाया गया है। तो यह था दोस्तों आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक लोधी वंश से संबंधित, जिसमें कि हमने जो बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के बारे में देखा। और जहाँ जहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है कंपटीशन एग्जाम में, वह सारा कुछ आज हमने इस टॉपिक में कवर किया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को जो है लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं एक नेक्स्ट और नए इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।